दोस्तों वेलकम टू IUPAC। अब शुरू करते हैं हम जून का इन्वायरमेंट सेक्शन। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं, इसमें इन्वायरमेंट और कल्चर दोनों होगा जून महीने का। तो पहला टॉपिक आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। हमने एक प्लान बनाया है। बेसिकली जो इंडिया है वो सिग्नेटरी है हमारा सेडाई फ्रेमवर्क की। सेडाई फ्रेमवर्क बेसिकली हमारा डिजास्टर से निपटने के लिए प्रोग्राम है। ये उनका कुछ रूल रेगुलेशन है, उससे हम कंप्लायंस होना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारा एक प्लान बना हुआ है। ये पहला मेजर प्लान है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, ओके, ताकि हम डिजास्टर रेजिलिएंट बना सकें और लॉस को, ह्यूमन लाइफ और जो हमारा फाइनेंशियल लॉस वाला, इसको रिड्यूस कर सके। अब देखिए ये सडाई फ्रेमवर्क जो है हमारा बेसिकली 15 साल का है, नॉन बाइंडिंग है और इसकी 4 प्रायोरिटी है। 4 प्रायोरिटी ये है कि हम डिजास्टर को समझें, समझने के बाद उस पर गवर्नेंस कर उसके रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए इसकी बात करें। इसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए और रेजिलिएंट बनाने के लिए, और इन्वेस्ट करें डिजास्टर के लिए और इन्हेंस करें रिस्पांस को अपने। और देखिए बेसिकली 4 हमारा मेजर जो हाईलाइट है इस प्लान का, जो नेशनल हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, ये इसके 4 फेज हैं। पहला प्रिवेंशन, दूसरा मिटिगेशन, तीसरा रिस्पांस और चौथा रिकवरी। और इस डिजास्टर में बेसिकली केमिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा। और प्लानिंग हमारा लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। और देखिए प्लानिंग करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टली जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनको कनेक्ट करना पड़ेगा और वर्टिकली भी इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की भी है कि साथ मिलकर डिजास्टर से निपटा जाए। और इन सबको एक लाइन पर, एक सिंक में लाना होगा ताकि हमें प्रॉपर प्लानिंग हो सके। क्योंकि डिजास्टर बता के तो नहीं आएगा ना भाई कि मैं भूकंप आ रहा हूँ, तुम लोग तैयार हो जाओ अपना गाड़ी वाड़ी लेकर, सब तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो सडन होगा। तो पहले से हमें प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, ओके। भूकंप के लिए या सुनामी के लिए, बाढ़ के लिए पहले से करना पड़ेगा। और कई सारे मिनिस्ट्री को अलग अलग काम भी दिए गए, जैसे अर्थ साइंस को दिया गया हमारा साइक्लोन आए तो बताओ कब आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ये बात। अब मेजर एक्टिविटी ये करना पड़ेगा कि देखिए ये चीज़ें जो होती है ये सडन आती हैं, लेकिन मानव ने कुछ ना कुछ इसका उपाय निकाल रखा है। जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं, मेडिकल केयर पहले से ही तैयार करके सकते हैं, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन पहले से तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई तो हम तुरंत वहाँ पे काम करने जाएंगे। सर्च और रेस्क्यू प्रोग्राम पहले से हम तैयार करके रख सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी को भी और कोप अप करने के लिए कि कम्युनिटी को भी सिखाया जा सकता है कि भाई आप भी सीख लीजिए कैसे हम डिजास्टर में कोप अप करेंगे, तो पहले से तैयारी हमारी रहेगी। इसके लिए उसे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, कम्युनिटी को ट्रेन करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनसे। और इथिकल गाइडलाइन बनाया गया मीडिया के लिए, ये नहीं कि आपका पति बाढ़ में बह गया तो आपको कैसा लग रहा है, समझ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं भाई। उनके भी कुछ डिग्निटी है और प्राइवेसी है अफेक्टेड पीपल की, तो उनकी डिग्निटी और प्राइवेसी को आप कम से कम बना के रखें। आप अपने न्यूज़ को बेचने के लिए कुछ और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारी डिग्निटी होती है, कुछ ह्यूमैनिटी होती है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे मीडिया के लिए भी गाइडलाइन है। और र्यूमर को स्टॉप करने के लिए, और पैनिक ना फैले, र्यूमर फैलेगा तो पैनिक फैलेगा, इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने नोडल ऑफिसर आपको डिजिग्नेट कर देगी, जो कम्युनिकेट करेगी मीडिया से कि क्या हो रहा है, क्या रिस्पॉन्स है और क्या होने वाला है, ओके। ये काम कर दिया जाएगा। और बेसिकली हम फोकस करेंगे ट्रेनिंग पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, ठीक है। इस प्लान में बेसिकली ये है कि ये बहुत क्लोज है, हमारा जो गैप है हमारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, इसको फिल करने की कोशिश करी गई है। और जो नेशनल प्लान है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ये गाइड करेगी हमारे स्टेट को कि कैसे आप लोग आगे बढ़ें जब हमारा डिजास्टर आता है, ओके। अब देखिए जरा कुछ मिसिंग पॉइंट है कि इसमें टारगेट और डिफिनिट लिमिट नहीं रखी गई है। बेसिकली क्या गोल है, क्या टारगेट है, क्या लिमिट है, ये नहीं रखी गई है। उसके बाद तुम्हारा फंडिंग भी मिसिंग है, कहाँ से पैसा आएगा। तो पैसा लेने के लिए भाई कॉर्पोरेट बॉडीज से आप इंस्टीट्यूशन बना लो, उनसे कुछ पैसा कुछ जुगाड़ कर लो। उसके बाद नया मेथड क्या होगा बचाने के लिए, इसका इंक्लूजन नहीं हुआ है, ठीक है। और डिजास्टर के लिए यदि इंश्योरेंस हो सके तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जो डिजास्टर से इफेक्टेड पीपल होंगे। तो ये सारी चीज़ों का मिसिंग पॉइंट इसमें है। अब देखिए, अब नया मॉडल लेके आया है कैसे हम हीट आइलैंड को पढ़ेंगे। अब पहली बात तो ये बात होती हो कि भाई हीट आइलैंड क्या है। भाई बात ये है ना कि जहाँ पे सिटी होती है, ये सिटी है, यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जहाँ पे रहते हैं, 10 लाख से ज़्यादा होते हैं। तो जिस जगह पे वो कंसंट्रेटेड होते हैं अपने नियर बाई एरिया में, मतलब आजू बाजू के जो गांव है उससे 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। होना भी चाहिए, एसी चलती है,
ओके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा होता है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? हीट लैंड बोलते हैं। ओके, जैसे कि एक ठंडे से समुद्र के बीच में एक आइलैंड है जो कि गर्म है, इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है ये हीट आइलैंड का। ठीक है, अब बेसिकली अब 1 मिलियन से ज़्यादा लोग पीपल रह रहे हैं, तो भाई हीट कैसे हो रहा है? पहली बार हीट आ रहा है एसी की वजह से, सबसे ज़्यादा व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से आ रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो कल्प्रिट है, जो दोषी पाया जा रहा है, वो है हमारा एसी हीट आइलैंड में। ओके, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो करेंगे भाई, कुछ तो उपाय बता दो हमको। तो कह रहे हैं भैया ऐसा करो कि हमारा कुछ एक इफेक्टिव कूलिंग सिस्टम को बनाइए, इसके बाद घरों पे थोड़ा वेजिटेशन फल फूल लगा दीजिए ताकि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर सके और वहाँ कूलिंग बनी रहे। उसके बाद अपना सरफेस भी कुछ कूलिंग वाला यूज़ कीजिए और पेंट ऐसा यूज़ करिए जो कूल करे। ये कुछ इसके उपाय हैं। अब देखिए, एक होता है हमारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या होता है कि भैया क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप अपना एग्रीकल्चर करिए। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना खेती होती है, और जो हमारा गन्ना सूकर के ना, ये बहुत वाटर इंटेंस फसल होती है। अब आप राजस्थान में लेके राजस्थान जाओ और बोलो कि यहाँ पर राइस की खेती होगी, तो भाई पानी भी तो चाहिए ना, पीने का पानी नहीं है तब खेती करा रहे हो यार वाटर इंटेंसिव फसल की। तो ये नहीं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप एग्रीकल्चर कीजिए। और ये कोई एक नॉर्म्स नहीं है, ये नॉर्म्स नहीं है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क है कि इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। जैसे सॉइल को क्या ज़रूरत है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ज़रूरत है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? तो सॉइल कार्ड बना है, इसको जाकर आप चेक कराइए, इससे पता चल जाएगा क्या चाहिए इसको। दूसरी चीज़, वाटर मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि पानी बहुत स्केयर है यहाँ पर, साफ पानी बहुत कम है। सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है, 80 to 90% पानी जो होता है हमारे पीने का, ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर लगा के पानी को बचा सकते हैं। ओके, जो हमारा पुराने दादा परदादा करते थे कि गड्ढा खोद कर पानी को रख रहे हैं, हम टंकी रख दिए छत के ऊपर, उससे काम हो सकता था। बहुत सारे हमारे पुराने काम हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। इसके बाद ड्रोन हो सकते हैं, फील्ड की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मशीन्स हो सकती हैं जुताई के लिए। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों है भाई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की? क्योंकि अभी हमारा 60% तक फूड को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वर्ल्ड की, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, ये जो हमारी लो इनकम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है उनको लेकर। वहाँ पे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा जो मारा जा रहा है ना, वो हमारी लो इनकम कंट्री, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। बोलो क्यों सर? क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड या लो इनकम कंट्री है, बेसिकली इनका जो एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर जो इनका इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब इंडिया को देख लो यार, 50 साल पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी, उसकी इकोनॉमी किस पर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। और एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या तो बारिश बाद में होगी, या पहले होगी, या नहीं होगी। ये 3 कंडीशन बन रही है हमारी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी आ रही है। इसके बाद देखिए, हमारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या होगा कि हमारा एग्रीकल्चर का आउटपुट हम इसको सस्टेनेबल वे से आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद रेजिलिएंट बनाएंगे हमारे एग्रीकल्चर को। और बेसिकली ये शुरुआत जो करे हैं वो यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है। अब देखिए, ये बेसिकली क्या है हमारा एलिमेंट ऑफ CSA क्या है कि ये प्रैक्टिस है। ओके, ये कोई यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं है, और ये फॉर्म बियॉन्ड द फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट करके ये काम किया जा सकता है बेसिकली। अब देखिए, एक हमारा शैलेश नायक कमेटी बनी थी कोस्टल एजुकेशन जोन पे। तो अब सेंट्रल क्या कर रही है कि हमारा जो वेटलैंड है, बेसिकली वेटलैंड में हमारे ज़्यादा खेती पैडी की होती है, तो वेटलैंड जो हमारा है ये हमारा स्क्रैप होने जा रहा है। सेंट्रल इसको नहीं देखेगी, ये चीफ मिनिस्टर के अंदर दे दिया जाएगा। और वेटलैंड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर 5 टाइम्स ज़्यादा कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होता है एज कम्पेयर टू की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इतना ज़्यादा। तो ये हमारे कोस्टल एरियाज में एक सेटबैक आया हुआ है, और कार्बन सिंक ये 5 टाइम्स ज़्यादा करता ही है। पेलियो चैनल की बात करें, जो पेलियो चैनल जो होता है कि एक नदी बह रही है और वहाँ पे सेडिमेंट भर गया, सेडिमेंट आ गया और उसकी धारा इनएक्टिव हो गई, मतलब बह नहीं रही स्वतंत्र रूप से, वो वहाँ पे सेडिमेंट से भर गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेलियो चैनल बोलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा इकोलॉजी का सेक्शन जून महीने का। और यदि लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।